इतनी मुआशियात तो एक मजदूर भी जानता है कि अगर उसकी माहाना आमदनी 15,000 रुपए है तो वो अपने घर की ज़रूरियात उस आमदन तक महदूद कर देगा। अपना बजट इंतहाई किफ़ायतशारी और मेहनत से बनाएगा। उसकी इस किफ़ायतशारी और आमदन तक खुद को बांध कर रखने की तगोदों में उसकी बीवी और बच्चे बराबर के शरीक होंगे। अगर कभी फौरी ज़रूरत आन पड़े, किसी शादी, बीमारी या तालीम के लिए बजट से ज़्यादा सरमाया की ज़रूरत हो, तो ख़ानदान का सरबराह इंतहाई सोच विचार के बाद इतना ही कर्ज लेता है जितना वो ज़्यादा मेहनत करके या फिर उसकी बीवी और बच्चे मिलजुल कर कोई और काम करके उतार सकें। इसी तरह कोई शख्स जो फैक्ट्री लगाने जाता है, दुकान खोलने या कारोबार करने निकलता है, तो वो पहले अपने पास मौजूद वसाइल को देखता है। सरमाया, बैंक बैलेंस, काबिल फरोख्त घर या प्लॉट, इन सब का जायजा लेने के बाद अगर वो समझता है कि इसके पास जो सरमाया है उससे एक मुनासिब से कारोबार का आगाज हो सकता है, तो वो कर्ज की जानिब कदम नहीं उठाता कि मुबादा नुकसान की सूरत इसके लिए अदायगी मुश्किल न हो जाए। जो जरा बड़ा कारोबार करने निकलते हैं वो भी कर्ज लेते हुए पहले मार्केट का जायजा लेते हैं, माल की खपत का अंदाजा लगाते हैं, फिर उसके बाद कीमतों का तयन करते हैं, तनख्वाहों का हिसाब लगाते हैं और समझते हैं कि कर्जा लेने के बाद अगर वो फैक्ट्री लगाते हैं, कारोबार शुरू करते हैं, तो फिर कर्जे की किस्त और सूद की अदायगी के बाद भी इन्हें जरूर मुनाफा होगा। इतना सब कुछ करने के बाद ही वो किसी बैंक के सामने कर्जे की दरख्वास्त रखते हैं और अपनी जायदाद वगैरह गिरवी रखकर कर्ज लेते हैं। लेकिन जुल्म की बात यह है कि जदीद सूदी आलमी मईशत ने कौमों को गुज़श्ता 50 बरसों से एक ऐसे कर्जे में उलझाया है जिसे लेने की इन कौमों को कतन ज़रूरत नहीं थी। पाकिस्तान के वज़राए ख़जाना, जो हमेशा आम काबीना में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और मुआशियात के किसी न किसी शोबे का माहिर ज़रूर होता है, क्या इन वज़राए ख़जाना को इल्म नहीं था कि वसाइल से ज़्यादा का बजट तो मजदूर भी नहीं बनाता? अगर कर्ज वापस करने का यकीन ना हो तो फैक्ट्री वाला कर्ज लेकर फैक्ट्री नहीं लगाता। उन्हें यकीनन इल्म था, लेकिन वर्ल्ड बैंक और IMF के तनख्वाहदार शुएब से लेकर मुबश्शिर हसन, गुलाम इसहाक खान, VA जाफरी, सरताज अजीज, शौकत अजीज, इसहाक डार और मौजूदा मुआशी बुर्जमेहर जनाब असद उमर तक सब के सब वो हैं जो 1960 की दिहाई में वर्ल्ड बैंक और IMF की सरपरस्ती में दुनिया भर के गरीब और तरक्की पजीर ममालिक को कर्जों की दलदल में जकड़ने वाले निज़ाम के असीर हैं। एडम स्मिथ और कीन्स की मुआशियात की छतरी में ये तमाम लोग इस सूदी आलमी मालियाती निज़ाम से बाहर निकलकर सोच ही नहीं सकते। इन कर्जों का आगाज 1960 की दिहाई में इसलिए किया गया था ताकि गरीब ममालिक को वसाइल से ज़्यादा खर्च करने की आदत डाली जाए और उनके अवाम में ऐसी ख्वाहिश पैदा की जाए कि वो हर आने वाले हुक्मरान से नए नए मुतालबात करें और वो इन मुतालबात को पूरा करने और अवाम को नए नए खिलौने लाकर देने के लिए कर्ज ले, ऐसा कर्ज जिसे बाद में अवाम को अदा करना पड़े। सबसे पहले ये कर्जे उन मुल्कों को दिए गए जहां इन बड़ी ताकतों के बिठाए गए हुक्मरान मुल्क पर काबिज थे, जैसे कॉन्गो का मबूतो, इंडोनेशिया का सुहार्तो या फिर ब्राज़ील के सारे डिक्टेटर्स। ये कर्जे यूगोस्लाविया और मेक्सिको जैसे मुल्कों को भी दिए गए जहां कट्टर किस्म की कौम परस्त हुकूमतें कायम थीं। इन कर्जों का मकसद ये था कि यहाँ के हुक्मरान आलमी मालियाती निज़ाम के मफाद में अपनी पॉलिसियां बनाएं और शदीद किस्म के कौमी जज्बे को पसे पुश डाल दें। इस तरह वो कर्जों के इस आलमी घन चक्कर में आकर अपनी मखसूस कौम परस्ताना पॉलिसियों को तर्क करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस सारे मालियाती निज़ाम का एक मरकज है, वैसे ही जैसे हर शहर का एक मरकज या दिल होता है। इस मरकज के इर्द गिर्द की आबादियों को मज़ाफात कहते हैं। जदीद सूदी मालियाती निज़ाम का मरकज और दिल शुमाल में आबाद जदीद तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिनमें अमरीका और यूरोप के अमीर मुल्क शामिल हैं, जबकि इस मरकज के इर्द गिर्द मज़ाफात में अफ्रीका, एशिया, जनूबी अमरीका और मशरिक़ बईद के ममालिक शामिल हैं। जिस तरह किसी बड़े शहर के मज़ाफात में रहने वालों का काम मरकज़ शहर के लिए सब्जियां, फल और अनाज उगाना, वहाँ के लिए मजदूर मुहैया करना, उनकी फैक्ट्रियों के लिए खाम माल फराम करना होता है, इसी तरह आलमी मालियाती निज़ाम भी एक बड़े शहर की तरह है जिसका मरकज़ ताकतवर, मजबूत और अमीर है, और वो अपनी बका के लिए मज़ाफात में बसने वालों को मजबूर करता है कि वो उसकी मईशत को मजबूत करने के लिए खाम माल मुहैया करते रहें, वहाँ से मजदूरों की खेप मुयस्सर आती रहे, और सबसे बढ़कर ये कि तमाम ममालिक अपनी बनाई हुई अशिया की बजाय दरामदात पर भरोसा करें और बहैसियत मज़ाफात बड़े शहर का माल खरीदें।
جس طرح کسان کپاس اگا کر شہر بھیجتا ہے، اپنا تن ڈھانپنے کے لیے اسی شہر میں سے کپڑا خریدتا ہے، اس سارے استحصال کو قائم رکھنے کے لیے سب سے پہلے غریب ممالک کو قرض لے کر ایسے منصوبے بنانے کی عادت ڈالی گئی جو ان کی فوری ضرورت نہیں تھے، مگر اپنی چکا چوند کی وجہ سے مقبول ہو سکتے تھے۔ یوں اپنی آمدن سے زیادہ بلکہ بہت ہی زیادہ خرچ کرنے کی عادت ڈالی گئی، جیسے موٹر ویز، بڑے بڑے خوبصورت ایئرپورٹ، عظیم الشان عمارتیں، کنونشن سینٹر، نئے ماڈل کی اعلیٰ قسم کی گاڑیاں، جدید سہولیات سے آراستہ دفاتر۔ غرض ایک طویل فہرست ان اخراجات کی جو یہ وزرائے خزانہ قرض لے کر مسلسل کرتے ہیں اور قومیں مقروض ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ گھن چکر اس لیے شروع کیا گیا کہ دوسری جنگ عظیم تک یہ تمام عالمی مضافاتی غریب ممالک یورپ کی بڑی طاقتوں کے غلام تھے، لیکن 1940 سے 1960 تک یکے بعد دیگرے یہ ملک آزاد ہونا شروع ہو گئے۔ چین اور کیوبا میں سوشلسٹ انقلاب آ گیا اور آزاد ہونے والے ممالک میں امریکہ اور یورپی ممالک کے خلاف جذبات رکھنے والے حکمران بننے لگے۔ ارجنٹائن کا پیرونزم، نہرو کی بدیسی مال کا بائیکاٹ کی پالیسی اور مصر کے جمال عبد الناصر کا عرب نیشنلزم نے خطے کے ارد گرد کے ممالک کو ان عالمی طاقتوں سے علیحدہ کر دیا، نہ صرف علیحدہ کیا بلکہ شدید مخالف بھی بنا دیا۔ ایسے میں ان غریب ممالک میں پہلے اپنے کاسالیس حکمرانوں کو مسلط کروایا گیا، پھر اپنے تیار کردہ وزرائے خزانہ وہاں بھیجے گئے جنہوں نے ان مضافاتی غریب ممالک کو ان قرضوں کی دلدل میں جکڑ دیا، جو قرضے اگر وہ نہ بھی لیتے تو زندگی کی گاڑی بخوبی چلتی رہتی اور ملک بھی عزت، غیرت، حمیت اور وقار کے ساتھ قائم رہتا، لیکن سب کا سودا ہی تو کرنا تھا۔ جاری ہے۔